हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिम एशिया के तूफानी दौरे पर हैं। वो लगातार इस इलाके के सभी देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इस युद्ध को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश। अमेरिका हमास की कार्रवाई के खिलाफ खुलकर इजरायल के साथ है, लेकिन साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह भी कहना है कि अगर इजरायल गाजा पर कब्जे की कोशिश करता है तो यह उसकी बड़ी गलती हो। इस बीच एंटनी ब्लिंकन ने एक कूटनीतिक कामयाबी तक यह हासिल कर ली है कि जब उन्होंने मिस्र को यानी कि इजिप्ट को इस बात के लिए मना लिया कि वो गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए अपनी सीमा खोल दे, अब तक बंद थी। गाजा की एक सीमा मिस्र की साइनाई प्रायद्वीप इस जगह से मिलती है और यहां रफा क्रॉसिंग को मिस्र ने बंद किया हुआ है। लेकिन इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के उनके साथ मुलाकात के बाद इस रास्ते से विदेशी नागरिकों को गाजा से बाहर निकालने का एक रास्ता मिल गया। वैसे मंगलवार को रफा क्रॉसिंग पर भी 2 हवाई हमले हुए। यहां मिस्र की ओर राहत सामग्री से भरे सैकड़ों ट्रक खड़े हैं और गाजा में जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब रफा क्रॉसिंग खुलने की उम्मीद कुछ हद तक बढ़ गई। Had a very good conversation with President al-Sisi. We have put in place, and Egypt has put in place, a lot of material support for people in Gaza, and Rafah will be open. We're putting in place with the United Nations, with Egypt, with Israel, with others, the mechanism by which to get the assistance in and to get it to the people who need it. एंटनी ब्लिंकन की इन कोशिशों को अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर जो हैं, उन्होंने सन 74 की उस शटल डिप्लोमेसी से जोड़कर देखा गया है। 1973 के इजरायल से मिस्र के युद्ध के बाद इस पूरे इलाके में हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। हेनरी किसिंजर जो हैं, वो उनकी कोशिशें जो चल रही थी वो 1978 यानी कि सन 78 में इजरायल और मिस्र के बीच हुए ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौते के तौर पर सामने आई थी। आपको याद होगा, हमने इसके बारे में कुछ दिन पहले आपको बताया था जब ये जंग शुरू हुई थी, जब हम इतिहास में गए थे। इस समझौते पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर, मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादत और इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनेकेम बेगिन, इनसे दस्तखत हुए थे। इससे मिस्र और इजरायल के बीच मार्च 1979 में एक ऐतिहासिक शांति समझौते की बुनियाद तैयार की गई थी। इस समझौते के बाद 1982 यानी कि सन 82 में इजरायल साइनाई प्रायद्वीप का कब्जा मिस्र को सौंप दिया गया था और इजिप्ट ने इजरायल को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी। अनवर सादत और बेगिन ने सन 78 में यानी कि 1978 में इस शांति समझौते के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया। अब सवाल यह है कि क्या इस बार एंटनी ब्लिंकन ऐसा कुछ हासिल कर पाएंगे? अमेरिका ये भूमिका पहले निभा चुका है, फिर करेंगे। इजरायल ने युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया। इजरायल हमास को पूरा सबक सिखाने की ठान चुका है, लेकिन समस्या भी है और समस्या यह है कि इस कोशिश में गाजा में जो हो रहा है वो एक बड़ा मानवीय संकट बनता चला गया, जहां लाखों लोग इस लड़ाई का शिकार बन रहे हैं। हालात के मद्देनजर अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजरायल के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। इससे पहले वो बयान भी दे चुके हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि ये ठीक नहीं होगा, हम चाहते हैं, हम इजरायल के साथ हैं, लेकिन आपको उधर क्या हो रहा है मानवीय पहलू भी देखना होगा। इसके बाद बाइडेन जॉर्डन भी जाएंगे। अपने दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमास के बर्बर आतंकी हमले के बावजूद इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुधवार को मैं इजरायल का दौरा करूंगा। इसके बाद मैं गंभीर मानवीय जरूरतों पर चर्चा करने के लिए, यानी कि यहां उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, गंभीर मानवीय जरूरतों पर चर्चा करने के लिए जॉर्डन की यात्रा करूंगा, नेताओं से मिलूंगा और यह स्पष्ट करूंगा कि हमास फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खड़ा नहीं है। फिलिस्तीनियों को आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बाइडेन हमास से अलग कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस अलग, हमास अलग।
बाइडेन के इस दौरे का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इस लड़ाई के नए मोर्चे खुलने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यहां आती है हमारी बात ये वर्ल्ड वॉर 3 वाली कि ऐसी गुंजाइश है। बाइडेन को कई अरब देशों को इस युद्ध से दूर रहने के लिए मनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसा ना सब लोग कूद पड़े इसमें कि तुम उसके पक्ष में आए तो हम यहां आ जाएंगे, तो ये आएगा तो वो चलाएगा, तो वो ऐसे ही तो होता है वर्ल्ड वॉर। सब एक दूसरे को बचाने के लिए आ जाते हैं, ये इस पर अटैक कर देता है, वो उस पर अटैक कर देता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने शर्त लगाई है कि रफा क्रॉसिंग तभी खोली जाएगी जब गाजा से विदेशी नागरिकों को निकालने के साथ ही गाजा के निवासियों के लिए राहत सामग्री अंदर भेजने की मंजूरी दी जाएगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कर दिया है कि वो गाजा पट्टी में आम लोगों और बुनियादी ढांचे पर इजरायल की कार्रवाई की पूरी तरीके से खिलाफ है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी, बहुत लंबा नाम, उनका कहना है कि कतर में हमास का दफ्तर बंद नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग देश इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कतर ने अपने देश में ईरान के फंड को फ्रीज करने से भी इनकार कर दिया है और यह कहा है कि इस बारे में जो भी समझौता है उस पर वो अमल करता रहेगा। कतर का पैसा युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। उधर ईरान लगातार इजरायल हमास युद्ध को लेकर अपने तेवर दिखा रहा है और धमकी दे रहा है कि इजरायल गाजा पर हमले रोके वरना उसे उसके नतीजे भुगतने होंगे। ईरान इजरायल को युद्ध अपराधी बता करके, यानी कि वॉर क्रिमिनल बता करके, और उसका यह कहना है कि इजरायल बच्चों और महिलाओं को मार रहा है, इस वजह से वो वॉर क्राइम कर रहा है। ईरान इस पर यह भी कहता है कि महिलाओं को मार करके, बच्चों को मार करके आप क्या बहादुरी दिखा रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए इजरायल अपनी हरकतों पर काबू कर ले। ईरान हिजबुल्लाह को समर्थन देता है जो लेबनान से इजरायल पर हमले कर रहा है और खुलकर युद्ध में उतर आने की धमकी दे रहा है। आप देख रहे हैं कितने सारे देश एक दूसरे से मतलब वो काउंटर बैलेंस की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल, उसके साथ यूएस कह रहा है मानवीय पहलू पर ध्यान दो, इजरायल कह रहा है नहीं मैं अटैक करूंगा। यहां पर ईरान जो है वो कह रहा है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। उनका कुछ समर्थन हिजबुल्लाह को है, हिजबुल्लाह जो है वो अटैक कर सकता है। यहाँ हिजबुल्लाह के टारगेट अटैक हो रहे हैं। वहाँ और देश जो हैं वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं हम अकाउंट फ्रीज नहीं करेंगे। तो हर देश कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस पूरे विवाद में जुड़ा हुआ है। इस बीच ईरान युद्ध में ना उतरे, इसके लिए उसे रोकने के लिए अमेरिका चीन से भी संपर्क कर चुका है। सोचिए, जो अमेरिका चीन के खिलाफ दिखा G20 जैसे फोरम्स पर या अलग अलग जगहों पर, आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो क्वाड समिट भी करता है, दुनिया जहां की चीजें करता है कि चीन को रोकना है, एक काउंटर बैलेंस बनाना है। अब इस मामले में वो चीन का समर्थन मांग रहा है। वो संपर्क कर चुके हैं जिससे ईरान से अच्छे संबंध जो चीन के हैं वो समझा सकें कि भाई समझाइए इनको, गड़बड़ ना करें। जर्मनी भी हमास पर कार्रवाई के मामले में इजरायल के साथ है, लेकिन वो भी ये नहीं चाहता है कि लड़ाई फैले। इस सिलसिले में अपना समर्थन देने और बातचीत के लिए जर्मन चांसलर ओलेफ शूल्ज आज इजरायल पहुंच गए और उसके बाद मिस्र जाएंगे। इस बीच इजरायल और हमास के बीच लड़ाई क्या विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, इसे लेकर अलग अलग जानकारों की अलग अलग राय बनी हुई। अमेरिका के एक अरबपति रे डेलियो, उनका यह कहना है कि इजरायल हमास युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की संभावना 50% है, 50%, यानी कि बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। उनके मुताबिक 2 साल पहले यह संभावना 35% थी। अब आप सोच रहे हैं यानी कि 15% इसमें इजाफा हुआ। अगर यह विश्व युद्ध में तब्दील होती है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसने इसको अटैक किया, उसने इसको अटैक किया, जिसने अटैक किया उसके समर्थन में कोई और आकर के अटैक कर गया, फिर उसके देश पे अटैक हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके विश्व युद्ध फैल गया। अगर यह लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील होती है तो कई और जगहों पर इस तरह की झड़पें भी पैदा होंगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कई जानकार ऐसा कहते हैं कि यही सारी चीजें जो हैं वो काउंटर बैलेंस का काम भी करती हैं, यानी कि सब एक दूसरे से डरेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ,
तो जब सब एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाएंगे तो सभी एक दूसरे से डरेंगे। भय बिन होए न प्रीत। अब आइए जरा स्क्रीन पर आप देखिए, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने 3 सिनारियो बनाए, यानी कि 3 संभावनाएं उन्होंने बनाई। पहला, सीमित युद्ध, इजरायल और फिलिस्तीनी इलाकों तक यह लड़ाई सीमित रहेगी। यह एक सिनारियो, ऑप्शन 1, कि इस तरीके से भी युद्ध हो सकता है। दूसरा, एक ऐसा युद्ध जिसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, इजरायल और ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर, लेबनान सीरिया तक फैल सकती है, यह भी हो सकता है। युद्ध की कई संभावनाएं होती हैं। और तीसरा, सीधा युद्ध, इजरायल और ईरान के बीच फौजी झड़प, यह शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यह भी एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीनों ऑप्शंस ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के हिसाब से, वो 3 उन्होंने पॉसिबिलिटीज अपनी बताई। जानकारों का साफ मानना है कि यह युद्ध अगर फैला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। अभी G20 हुई थी दिल्ली में, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, इससे कितना फाइनेंशियल लॉस पूरी दुनिया भर पे पड़ रहा है, तो उससे निपटने और बचने के लिए तमाम तरीके ये हो जाएगा। और इसमें इतने सारे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आप सोचिए क्या होगा। कितनी आशंकाएं हैं इस युद्ध के फैलने की, इस पर सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और ORF के वाइस प्रेसिडेंट स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी हर्ष पंत क्या कहते हैं। हर्ष पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कई अरबी देशों में भारत के राजदूत आप ये रह चुके हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो स्थिति है, इसको किस तरीके से देखा जाए। जी देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रहा है मिडल ईस्ट में और अलग अलग जगह अलग अलग किस्म के क्राइसिस दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, वो इस बात का अंदेशा तो जरूर देते हैं कि कहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल गवर्नेंस की, ग्लोबल ऑर्डर की, और अगर इसको एक मूलभूत तरीके से सुलझाया नहीं गया तो ये सारे क्राइसिस बड़े बनकर इकट्ठे होकर एक वैश्विक स्तर का क्राइसिस बन सकते हैं, और उसमें अलग अलग शक्तियां अलग अलग तरह से इसको आगे बढ़ा सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर एक समस्या कई क्षेत्रों में बनी हुई है, और वर्ल्ड वॉर 3 पता नहीं हो ना हो, लेकिन सर्टेनली ग्लोबल जो एक वॉर है उसका अंदेशा हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है और बड़ी शक्तियां हैं वो इकट्ठे होकर किसी भी समस्या को सुलझाने के बजाय उसको ज्यादा और ज्यादा उसमें आग में घी डालने का काम कर रही हैं। तो वो जो समस्या थी जो हमने पहले वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन की विश्व युद्ध जो हुए थे उसमें देखा था, उसी तरह की समस्याएं बनती जा रही हैं, और एक के बाद एक कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसे क्राइसिस, कई ऐसी वॉर्स दुनिया में चल रही हैं, जो मुझे लगता है एक किसी बड़े खतरे का अंदेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षपन जी। अनिल त्रिगुणायत जी भी हैं, पूर्व राजदूत। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि इजरायल जमीनी कार्रवाई शुरू करेगा? क्या आपको लगता है कि इस युद्ध के इसके बाद और फैलने की एक आशंका है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अमेरिका की अभी कोशिश ये है कि जबकि वो पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन जो उनके दूसरे मित्र हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, इजिप्ट हो, वो सब भी ये चाहते हैं कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव जो इजराइल करना चाहता है गाजा में, या उसको अगर मान लीजिए ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, तो उससे जो है बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। कैसे बिगड़ सकती है कि देखिए, अभी अगर हमास को खत्म करने के लिए वो अटैक करते हैं तो बहुत सारे सिविलियंस भी मारे जाने की आशंका है। बच्चों की ऑलरेडी वहां पर बिजली पानी की सुविधाएं नहीं है, पानी की रोक दिया गया था, मेडिकल सप्लाई नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अभी तक नहीं बना है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मान लीजिए कि अगर ये मानते नहीं है इसराइली और उसके अंदर जाकर के अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह हो चाहे ईरान हो, उन्होंने थ्रेट किया है उनको। ऑलरेडी लेबनान की तरफ से अटैक, दोनों तरफ से अटैक चल रहा है,
सीरिया के ऊपर भी इसराइल ने थोड़ा अटैक किया है। तो इस तरह अगर ये बढ़ा तो नेचुरली है कि बड़ा शंका ये है कि रीजनल वॉर होने के चांसेस हैं, और जो सबके लिए बहुत खतरनाक होगा। ये खाली इसराइल और पैलेस्टाइन के लिए नहीं है, बल्कि पूरे रीजन के लिए और पूरे दुनिया के लिए। लेकिन ये विश्व युद्ध बनने की बात अभी इस वक्त मैं नहीं देखता हूँ इसको।